नमस्कार साथियों, मैं अतुल वर्मा, मॉडरेटर जागो लोधी समाज समूह। आप सभी समूह सदस्यों का हमारे समूह के लोकप्रिय कार्यक्रम मुलाकात एवं संवाद की छठी कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे बताते हुए हर्ष है कि इस कड़ी में जागो लोधी समाज समूह के छोटे से मंच पर एक बहुत बड़ा कवि, एक बड़ी शख्सियत आप लोगों के बीच उपस्थित है। आज हमारे बीच हैं परम आदरणीय राष्ट्र कवि संत प्रवर श्री बहादुर सिंह जी निर्दोशी। आप सभी उनसे भली भांति परिचित हैं और हमारे लिए आज गौरव का क्षण है कि उन्होंने यहाँ उपस्थित होकर इस मंच को गरिमा प्रदान की। उनके सम्मान में 4 लाइनों के साथ में उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। कि शब्दों से उठता ओज का ये गुबार कैसा है, शब्दों से होता माँ सरस्वती का ये श्रृंगार कैसा है। क्यों अनर्गल कोलाहल मौन है, क्यों शब्द कतार लगाए हैं। देखिए देखिए अब जाना कि हमारे बीच राष्ट्र कवि संत प्रवर श्री बहादुर सिंह जी निर्दोशी आए हैं। तो स्वागत है गुरुवर का इस मंच पर। गुरुजी, आपसे एक प्रश्न है कि आप सदैव मंच पर पीताम्बर वस्त्र पहनकर उपस्थित होते हैं। इसके पीछे क्या धारणा थी या मंशा थी आपकी? रवानी थी। हमारी पत्नी का देहावसान हुआ तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा अंधेरा छा गया। 5 बच्चों का भार, जिसमें किसी की शादी नहीं। तो वो जो पीरियड गुजरा, हम कह सकते, आई एम अनेबल टू एक्सप्रेस दोज मोमेंट्स हाउ आई फेस्ड, समझे। तो मैं 2 वर्ष मंच पर बिल्कुल नहीं गया, गोता लगा करके घर पर ही बैठा रहा। अब मेरे पास कवियों का आना जाना शुरू हुआ। खैर, मैं कवि सम्मेलन में गया, वहां के ब्राह्मणों ने 7 राइफलों से मेरा सम्मान किया और उस गद्दी पर मुझे बैठाला। मैंने धुआंधार दुनियादारी भूल के मैं खूब कविता मैंने सुनाई और मैंने कह लिया कि अब मेरे ये कपड़े सिद्ध हो गए। तो एक इसका रहस्य ये है कि मेरी पत्नी का नाम श्रीमती लाली उर्फ पूजा था, इसलिए उस लाल रंग को मैंने अंगूठी में भी रखा, कपड़ों में भी रखा। और अब जब भी आज जब भी मैं किसी सम्मेलन के मंच पर जाता हूं तो उन्हीं वस्त्रों में जाता हूं। ये तो रहे आपके उस प्रश्न का उत्तर। और वहीं से लोग मुझे राष्ट्रीय जम्मू के एक जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है, उसने मुझे वहां राष्ट्रीय संत कवि की उपाधि भी भारत सरकार की ओर से वहां प्रदान की। ये तो उस बात का उत्तर रहा कि ये लाल कपड़े आप पर कैसे आए, और मैंने ईमानदारी से उन कपड़ों को निभाया, उसकी पकड़। हाँ, एक क्वेश्चन और दूसरा। आप जी हाँ, स्वागत। आपको महादेवी पुरस्कार मिला है, तो मैंने सुना है कि आपको चेतन चाची करके एक पुस्तक है आपकी, उस पर कोई पुरस्कार मिला है। तो क्या पुरस्कार की ये क्या भूमिका रही, थोड़ा सा उस विषय में बताएं। किस पर? क्या महादेवी पुरस्कार? हाँ 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 हाँ, ऐसा है कि फर्रुखाबाद नुमाइश में, क्योंकि फर्रुखाबाद में ही महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है, तो जो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है, ठीक है ना, और वो कवि सम्मेलन भी
नुमाइश का राष्ट्रीय होता है, तो वहां पर वो प्रतिवर्ष एक राष्ट्र महादेवी वर्मा पुरस्कार के नाम से एक पुरस्कार उन्होंने चलाया है, और वो जिसको लायक समझते हैं उसको महादेवी वर्मा पुरस्कार देते हैं। तो ये फर्रुखाबाद की नुमाइश का ये राष्ट्रीय महादेवी वर्मा पुरस्कार है जो मुझे मिला। कई पुरस्कार मिले, एक सूक्ति सम्राट का पुरस्कार मुझे मिला, शायद बांदा या करवी से। अच्छा लगा मुझे, वास्तव में मेरे जीवन में और मेरे साहित्य में, भाषण में सूक्तियों का प्रभाव ज्यादा रहता, तो वो भी पुरस्कार मुझे अच्छा लगा। और वैसे जो संस्थाओं के जो तमाम पुरस्कार होते सैकड़ों, वो तो नहीं छोड़िए, उनका कोई मतलब नहीं दादा जी। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आई इनवाइट यू। हेलो हेलो, उधर से कनेक्शन टूट गया उधर से। अच्छा अच्छा, चलिए मैं चलिए नहीं, कोई प्रश्न किसी के मन में हो किसी तरह का, आइदर दैट, हाँ हाँ, जो भी प्रश्न हो, जैसा भी हो। काफी प्रश्न गुरुजी आपके लिए, और बड़े रोचक और इंटरेस्टिंग प्रश्न आए हैं हमारे पास में। नहीं नहीं, जितने भी जैसे भी जटिल हों, किसी भी तरह का कोई प्रश्न हो, बिना किसी हेजिटेशन के, यू आर फ्री टू आस्क मी। एक्चुअली बहुत रोचक किस्म के हैं। जैसे अभी आपने कहा, बड़ा अच्छा बताया, जो मैंने पूछा था आपसे पीताम्बर वाला, पीताम्बर का एक पीछे बड़ी एक और भी पूछिए। जी जी। आपने एक अपनी शैली आपने एक बनाई है कि आप जब मंच पे किसी एक विशेष अक्षर से काव्य पाठ शुरू करते हैं और उसी अक्षर से बनने वाले शब्दों के साथ में अपना काव्य पाठ पूरी तरह से समाप्त कर पाते हैं। तो ये महारत जो आपके पास है, ये आपकी स्वाभाविक प्रतिभा है या आपको कभी प्रयास करना पड़ा इसके लिए? अच्छा प्रश्न है ये, आपने कहीं सुनाया, किसी ने सुनाया होगा कि मैं जब मंच पे जाता हूं तो कुछ दो पंक्तियां मेरी ऐसी हैं जहां से मैं अपने को प्रारंभ करता हूं, अपने को खोलता हूं, और वो पंक्तियां ये हैं कि जीवन भर में रहा सफर में, जीवन भर में रहा सफर में, किंतु एक ही खता हो गई कि जिस चिट्ठी पर पता लिखा था वो चिट्ठी लापता हो गई। जीवन भर में रहा सफर में, किंतु एक ही खता हो गई, और जिस चिट्ठी पर पता लिखा था वो चिट्ठी लापता हो गई। आगे मैं थोड़ा अपने जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डाला कुछ पंक्तियों में, वो देखें कि मैंने गिरते बहुत बचाए। सुन रहे ना आप? सुन रहे हैं? नहीं नहीं, रेस्पॉन्स नहीं आ रहा मेरे पास, मेरे पास रेस्पॉन्स नहीं आ रहा कि आप सुन रहे हैं या नहीं। आप सुन रहे हैं ना? जी सर, जी सर। हाँ सुनिए कि मैंने गिरते बहुत बचाए किंतु स्वयं को बचा न पाया, और रंग रहा मेरे हाथों पर लेकिन मन को रचा न पाया। कभी कभी ऐसा लगता है जीवन तो सचमुच सपना है, लेकिन सपना मुझे हुआ है फिर तो सपना भी अपना है। तो हिचकी के हिमगिर से यूं तो रोज स्रोत बहता रहता है, और जीवन का मतलब गति से है, यही बात कहता रहता है। मैंने कभी नहीं ये सोचा मैं निर्धन हूं या कि रहूंगा, जीवन का मतलब सहना और सहूंगा। आंधी से अधार गया तो आंधी मुझसे क्या सीखेगी, और खुशियों की आंखों से दुख की दुनिया भी कैसे दिखेगी। इसीलिए अब दर्दों के घर रहने में हाँ मुझको कोई खेद नहीं है, क्योंकि दर्द में और खुशी में अब तो लगता भेद नहीं है। मैं तो दुनिया से कहता हूं दूर हटो, मैं तो पागल हूं, और शीतलता देने आया हूं
इसीलिए काला काजल हूं, अगर न हो विश्वास कभी तो मेरी दहरी पर तुम आना, और दर्द तुम्हारे मैं ले लूंगा, खुशियां तुम मुझसे ले जाना। क्या बात ये क्या बात मैं क्यों कभी कभी अपने मंच में जब मूड आ जाता है तो इन्हीं पंक्तियों से फिर आगे मैं शुरू करता हूँ। को इतना बड़ा चैलेंज देना एक कवि ही कर सकता है, जो आपने अपनी पंक्तियों में दुखों को चैलेंज करा है कि खुशियां मेरे से लेकर जाना। तो बहुत बहुत मतलब एक ओज का जो आपका परिचय है, आप जाने जाते हैं अपने काव्य पाठ के लिए। तो धन्यवाद, बहुत अच्छा। स्वामी जी, गुरु जी, अगला एक प्रश्न है। जी जैसे अभी आपने बताया कि आपके समकालीन थे और आपके पेशेवर संबंध भी रहे, हाँ हाँ, तो लेकिन थोड़ा बहुत सा बड़े पोइट। तो थोड़ा ये जी, उनके हाँ साथ के बोले बारे में आप। उसके हाँ, साथ के बारे में थोड़ा बताएं, दर्शकों को कैसा आपका उनसे संबंध रहा और क्या। ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैंने एक इंटरव्यू मेरा छपा था, तो नीरज जी के दो संस्करण मैंने उसमें लिखे थे, और वही मैं आपको बता रहा हूँ। और ये भी बता रहा हूँ कि नीरज दूसरा नहीं हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो हिंदी को अमेरिका तक ले गया। और जितनी उसने अपनी जिंदगी जी, कोई दूसरा कभी जी नहीं सकता, और खुल करके जी। वो कहा भी करते थे कि कोई अपराध मेरा शरीर कर रहा है तो शरीर भोगेगा, और मेरा मानसिकता का जो वरदान है वो सब, कि जब उनका अंत हुआ तो उनको इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ी। इतने बड़े पोइट को इतने दुख और दर्द में वो डूब गया। वो आदमी जो गीत लिखता था कि तू मैं दर्दों का राजकुमार हूं, तू रूपों की है शहजादी, और वो इतना दर्द में अंत में डूबा कि बड़ी दयनीय स्थिति हुई। लेकिन उसके राजा शाही मांड के मैं दो उदाहरण दे रहा हूं। एक बार औरैया से आगे एक कवि सम्मेलन से हम दोनों लोग लौट करके आए, तो कार से आ रहे थे, तो रास्ते में कच्ची शराब वाले एक मड़ैया में शराब बेच रहे थे। तो बोले कि निर्दोष इस मड़ैया में क्या है? मैं कि शराब हो सकती है। तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई। अच्छा, हम तो दुनियादारी से दूर थे, तो वो गए, एक सज्जन और उनके साथ है, और वो कच्ची शराब पिया, बड़ा बहकने लगे। आए, जहां से बैठना था उस गाड़ी में आए। इलावा रावर्ट्सगंज से हम लोग लौटे थे, मिर्जापुर से। स्टेशन पर आए तो हम छोटे कवि थे, तो हमें बड़ी मुश्किल, हमें शायद मुझे अंदाजा को जमाने में मात्र 400 रुपए का लिफाफा था हमारा, इस पे श्यामनारायण पांडे वगैरह सब लोग थे, और वो थे आपके बाल का बैरागी सब लोग। अब नीरज जी ने हमारे हिसाब से सोच के ये कहा कि ये तो फर्स्ट क्लास में जा नहीं पाएगा। अपना आप ही बोले कि निर्दोषी, चलो हम भी सेकंड क्लास में तुम्हारे साथ चलेंगे, गपशप होती चलेगी। बहुत बड़ी आगे जब इलाहाबाद आए, तो जैसे ही वो सिगरेट वेट लेने प्लेटफॉर्म पर उतरे, तो टीटी, नीरज जी आप यहाँ कैसे, कहां पर हो? तो वहां उस डिब्बा में करे, आप हमें शर्मिंदा करे हो। तो वो गए, उनकी अटैची उठा लाए, हमारी उठा लाए, और फर्स्ट क्लास में फर्स्ट क्लास में हम लोग इटावा तक आए। रात का वक्त था, कहाँ जाते, तो वेटिंग रूम में, फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम। तो वहां वातावरण से एक बनारस का एसएसपी भी रुका हुआ था उसी में। तो जो नीरज जी बाथरूम गए, तो हमसे वो एसएसपी बोले कि आदरणीय, क्या ये वही नीरज है फिल्मी गीतकार? ने कहा वही है, कि तो हमारा परिचय कराना। जब वो निकल आए हाथ पांव धो करके, तो हमने कहा नीरज जी से, मैं नीरज दा, ये इज द एसएसपी ऑफ बनारस। शेक हैंड हुआ, बैठे। अब वो जो संसमण, तो उसने, एसएसपी ने एक कम से कम 3 इंच लंबी लंबी सिगरेट निकाल के नीरज जी को दी कि आप तो सिगरेट पीते, पीजिएगा।
ओफ, वो क्षण मुझे याद है। नीरज जी बोले, अगर आपका बीड़ी हो तो मुझे दे दीजिए, मैं बीड़ी पीता हूँ, सिगरेट छोड़ दी क्या मैंने। क्या तो वो मुझे अब भी याद है कि छोटी सी बीड़ी ने, उस साहित्यकार की छोटी सी बीड़ी ने इतनी बड़ी सिगरेट को जो है सो बुरी तरह से परास्त कर दिया। ये है। दूसरा उदाहरण मैं उनका और दे रहा हूं, वो भी उनके साथ मेरा बड़ा उदाहरण, जिन्हें मैं संस्मरण कहता हूं, और तो वो जुड़े ही रहे हजारों उदाहरण। आशीर्वाद एक हिंदी की संस्था है बंबई की, जो पेडर रोड पर है। तो साहब, नीरज जी का बॉम्बे में भी बहुत बड़ा सम्मान था। हम कभी तो माउंट यूनिक पर, समुद्र के किनारे की बिल्डिंग है 19 मंजिल, उसमें वहां ठहरे थे। पता चला कि नीरज जी तो यहाँ से 30 किलोमीटर एक किसी रॉयल उसमें जा उनको ठहराया गया है। खैर, उसमें हम लोग जो है सो वो था छप गिरह, उसमें टाइम से गाड़ी आती है, हम लोग वहां जाते हैं। उस समय मेरे पिताजी खत्म हो गए थे, तो मेरे बाल बहुत छोटे छोटे थे। तो हम सभी कवि थे, निर्भय वगैरह और बाल कब बैरागी, ये सब थे बड़े बड़े कवि। लेकिन किसी ने मुझे नहीं पूछा। लेकिन जैसे ही नीरज जी आए और मेरी ओर देखा, तो एकदम पूछे कि निर्दोषी, घर में सब कुशल तो है? मैं, पिताजी चल बसे। अरे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, कोई बात नहीं। तो वो मैं आज भी याद करता हूं कि बड़े आदमी की नजर कहाँ रहती है, बड़ों से बड़ी बात सीखनी चाहिए। हम आप आए जीवन में निरी बेमतलब की, पहले देखो समझो। अगर सड़क पे कोई पुरुष स्त्री जा रहे हैं तो भाई बहन भी हो सकते हैं, किसी से एकदम बात मत करो हंसी की, हो सकता है वो गम में डूबा हो। तो ये देश काल देख करके बड़े लोगों की संगत में बहुत बड़ी बातें मिलती। तीसरी चीज जो मेरी टकराई, मैं तो बचते बचते बच गया। नीरज जी सदाबहार अभिनेता देवानंद के फैन थे, ठीक है ना, और मैं भी देवानंद का बहुत बड़ा फैन रहा। अब देखिए कि नीरज जी एक बार बॉम्बे जाते हैं कब सम्मेलन में, देव साहब जो थे देवानंद अध्यक्षता कर रहे थे, ठीक है ना, और बस वहां नीरज जी को देवानंद ने सुना और ये कहा कि मैं आपको बुलाऊं तो रुकना मत। तो प्रेम पुजारी की फिल्म के प्रीमियर पर उन्होंने जो है सो नीरज जी को बुलाया, और प्रेम पुजारी उनके कई गीत हैं, फूलों के रंग से, दिल की कलम से, है ना, ये है वो नीरज जी के। तो नीरज जी भी ये कहते थे कि देवानंद जैसा आदमी संसार में बहुत कम होता है, वो वास्तव में सदाबहार, उसके रोम रोम में मस्ती है, झटका है और जाने क्या क्या है। और दोनों की भावनाएं एक मिली, इसीलिए देवानंद के अधिकांशतः गीत सब नीरज जी ने लिखे। और जब देव साहब खत्म हुए तो नीरज जी को बहुत दुख हुआ। मैंने भी कोशिश की और नीरज ने कहा कि देखो कभी मौका मिला तो मनाएंगे, लेकिन मेरा ये दुर्भाग्य है कि मैं अपने चहेते उस एक्टर से मिल नहीं पाया। आज भी हालांकि दिल में है, उसकी फिल्में देखता हूँ। तो ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अलग होती हैं, जो मजा ही इनका अलग है। गुरुवर, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे संस्मरण सुनाने के लिए। चर्चा को फिर आपकी तरफ मोड़ता हूँ, क्योंकि आज आप हमारे लिए उतने ही सम्मानी, मतलब नीरज जी का तो मतलब आपने खुद ही व्याख्यान दिया कि किस नज़र जो थी उनकी, और हर एक उनका आपके लिए श्रृंगार रस में हो या मतलब किसी भी कटाक्ष हो, एक मतलब बड़ा तीखा कवि, जिसको कहे मतलब उन्होंने चोट करी है। तो चर्चा को आपकी तरफ मोड़ना चाहूँगा और एक बड़ा पर्सनल सा सवाल आपसे जी। कि आपके पिताश्री हम्म। भी एक कवि काव्य पाठ किया करते थे, और कवि शायद थे, मतलब जैसा मुझे तक ज्ञात हुआ है। तो वो आप काव्य पाठ की प्रेरणा आपको पिताश्री से मिली, या आप स्वाभाविक तौर से कभी काव्य पाठ करना चाहते थे? देखिए, निसंदेह वो समय वो था आजादी वाला। तो इस तरह के मंच नहीं हुआ करते थे, लोक साहित्य ज्यादा चलता था, ठीक है ना, लोक साहित्य जिसमें आला है,
भजन है और उस तरह के। लेकिन ये मैं कहूंगा कि वो मांड के इतने महान थे कि आश कवि थे, उनको जो विषय दे दिया जाए उसमें बोलते चले जाते। और वहां पहुंच गए थे। सागर जब सुभाष चंद्र बोस आए थे तो हमारे पिताजी की भेंट उनसे हुई थी। तो वो उस जमाने के जितने भी लीडर्स थे अच्छी तरह जानते थे। मुंशी ताराश नाम था उस समय उनका। 3 बार ब्रिटिश वारंट इशू हुए, बहुत उन्होंने संघर्ष किया। तो उनका वो जो साहित्य था वो लोक साहित्य था, लेकिन था इतना अटूट कि मैं सच कह रहा हूं कि मैं 101% ये हृदय से स्वीकार करता हूं कि वो सब अपनी गठरिया संस्कारों की, साहित्य की, वो मुझे वरदान स्वरूप दे गए। और आज भी ईश्वर कृपा है कि मैंने उसके वरदान को किसी तरह से बर्बादी में बदल नहीं पाया। मैं उन्हीं को पूरा श्रेय देता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज जो मैंने कही कि आदमी सत्संगति से भी बहुत पाता है कि अगर आपके भीतर पानी है, कोई धूल डाल दे तो मिट्टी बन तो जाएगा, लेकिन पानी का होना जरूरी है। तो सत्संगति, अच्छे लोगों में उठना बैठना, ये बहुत बड़ी चीज है। आज हम इस अवस्था पर इसलिए कह रहे हैं कि हमने देखा है कि आज की नई पीढ़ी कतराती है मंचों पे भी। वो बड़े कवि को इसलिए नहीं बुलाते कि हमारा टॉप खत्म हो जाएगा, बड़ा आ गया तो। अरे मूर्खो, तुम्हारा टॉप खत्म नहीं होगा तो तुम्हारी शान बन जाएगी उनसे। तो ये जो भावना नहीं को चाहिए कि बड़े लोगों से कुछ सीखें, उन्हें बुलाएं, उनके चरणों में बैठें, तो कुछ तुमको मिलेगा। और तुम खुद में ही बैठते रहे तो तुम आपस में क्या करोगे? शराब पियोगे, भांग खाओगे, गप्पे लड़ाओगे, पेड़ा खाओगे, सिगरेट पियोगे, पानी, इसके अलावा और क्या करोगे? तो इसलिए हमेशा मैं बड़े लोगों में बैठा। मैं बता रहा हूं ना कि ये जो लोग हैं जिन्हें मैं अपने पाठ्यक्रम में पढ़ाता था और उनके साथ बैठता था, अच्छा लगता था। और मेरा मनोबल कहीं झुका नहीं किसी तरह से, इसलिए कि समझने की मुझ में शक्ति थी, उनसे बात करने की मुझ में शक्ति थी। ऐसा लगता था कि मैं कहीं ना, अब जैसे मेरा बेटा है या मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा भी भावुक है, कभी तो नहीं है, वो बैंक में फील्ड ऑफिसर है, उसका नाम है निलय सचेतन। तो अब उसका मनोबल इतना अच्छा रहता है, वो नीरज जी की गोदी में बैठा है ना। नीरज जी को उसने अकेले में खूब सुनाए, और सभी कभी कभी आए मेरे घर पर, जो है सो बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, मंत्री तमाम जो है सो खाना खा गए। तो मेरे बच्चों का, मेरे बेटे का क्या मनोबल गिरेगा? ठीक है ना। तो ये मैं कहता हूं कि अच्छे लोगों में आप बैठेंगे तो आपका मनोबल उठेगा, और घटिया लोगों में बैठेंगे तो डाउनफॉल होगा ही, है ना। हाँ, तो लॉकडाउन हो जाएगा। नई पीढ़ी के लिए बड़ा अच्छा संदेश आपकी तरफ से आया। और एक बड़ा ही एक प्रश्न जो इस समय शायद जितने भी आप श्रोता हैं, छुपाए नहीं आप कोई भी प्रश्न, जी, जी। इस नहीं, समय मौका है। हाँ। मैं बिल्कुल रखूँगा आपके समक्ष। एक बड़ा प्रश्न है और शायद ये कहीं-कहीं थोड़ा-सा कचोट भी रहा है हर एक जैसे अभी जो वर्तमान में एक कवि हैं जो एक पर्याय बन गए हैं, जिनको कुमार विश्वास आप जानते हैं। हम्म, बहुत बड़े कवि और एक कविता के पर्याय बन गए हैं इन दिनों। उन्होंने हम्म, अभी-अभी रामायण लिखने का प्रयास किया। मैं ये हम्म। नहीं कहता कि रामायण लिखी, उन्होंने रामायण का लिखने का प्रयास किया। तो आपके नज़रिए से जानना चाहता हूँ कि ये प्रयास था या दुस्साहस? चलिए, कुमार विश्वास आगरा बिस्पुरी में, और एक जगह और 3 बार मेरी भेंट हुई। 2 बार उन्होंने मुझे संचालित किया है, अच्छे संचालक हैं वो। और एक बार जो है मैंने भी किसी मंच पे संचालित किया, क्योंकि मैं भी बहुत मैंने संचालन किए जीवन में। उसके बाद कोई भेंट नहीं हो पाई। लेकिन जब अन्ना हजारे के आंदोलन में उनका उदय हुआ तो वो अच्छी तरह से राष्ट्रीय स्तर पर छा गए। और निसंदेह उनमें बुद्धि है, चातुरी है, और प्रत्युत्पन्न मत भी है, और जो राजनीतिक गट्स होने चाहिए वो होने चाहिए। केजरीवाल के भी निकट आए, लेकिन केजरीवाल बहुत चतुर है। उसने बहुत जल्दी ताड़ लिया
उसने बहुत जल्दी ताड़ दिया कि आदमी आगे चल करके घातक सिद्ध होगा, बहुत महत्वाकांक्षी। वहां से हट गया ये, वाट तो वाट लगाई। लेकिन फिर उसने सोचा इसमें साहित्यकार हूं और मेरा यही क्षेत्र खाली है। इसने अपना एक निजी चैनल बनाया, आज तक के माध्यम से खूब उड़ा। अब आइए उस बात पर इतना उड़ा कि आज वो बहुत बड़ा व्यवसायी बन गया, बहुत बड़ा व्यवसाय। ठेके लेता है दुबई वगैरह में कब सब बनोनों के, जैसे कहीं से उन्होंने उसने 10 लाख का ठेका ले लिया, ठीक, और उससे पूछ लिया कि कितने कवि और कवित्री चाहोगे। कि साहब 2 कवित्रियां और 5 कवि तो आ ही जाना। आधे पैसे उसने जेब में डाले। अब दुबई के नाम से हर आदमी नया नया तो चल ही देगा। तो इस तरह से तो उसका ये काम चालू हो गया, उसने बहुत पैसे कमाए। अब गुरुजी, देखिए, मैं बस सिर्फ ये तात्पर्य ये था पूछने का कि जो रचना है, रचना जो उन्होंने राम पे लिखी है, उसका स्तर कैसा लगा आपको? मतलब ये तो खैर कमर्शियल एस्पेक्ट तो हैं ही उनके सारे-सारे। राजनीति में जाना और राजनीति में नाम कमाने की कोशिश, इतने सारे ग्रुप बना के अपने आप को फेमस करवाने वाली जो मुहिम चल रही है उनकी, वो तो अपने को सभी को जग जाहिर है। लेकिन जो कृतित्व उन्होंने जो रचा है, वो कितना आपको कितना कैसा लगा? अगर आपने देखिए, 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 यहाँ मैं स्पष्ट समीक्षा ये करना चाहूंगा कि पुराने वृक्ष पर नई कलम चढ़ाना लेखक का काम है, ये कोई बुराई नहीं। जैसे देशी आम के ऊपर कलमी आम चढ़ा देते हैं ना, तो हमेशा ये साथ में चलाए और चलना भी चाहिए। अब रामायण का मूल जो लिखने वाला वो तो वाल्मीकि ऋषि है। तुलसीदास ने उसे अवधि में ट्रांसलेट कर दिया। दक्षिण भारत में न मालूम कितने तरह की रामायणें लिखी गई और अपना अपना उसमें छेपक लोगों ने लगाया, अपनी अपनी बुद्धि लगाई, और लगानी चाहिए, लेखक का ये अधिकार भी है। लेकिन ये ध्यान रहे कि मूल कथा के उसमें मर्यादा में कहीं कोई टांका नहीं लगना चाहिए। अगर रामायण में आप अच्छी बात जोड़ रहे हो, हमने भी 2 स्कंद रामायण पे लिखे अपने ढंग से अलग हट करके, ठीक है ना, तो ये तो अच्छी बात है। अब मैंने वो उनका वो लिटरेचर पढ़ा तो है नहीं, लेकिन अगर नए ढंग से वो लिख रहे हैं और एक उड़ान अच्छी ले सकते हैं और समाज में मर्यादा दे सकते हैं, राष्ट्र को सम्मान दे सकते हैं, राम को और गरिमा दे सकते हैं, तो मैं तो कहूंगा को बधाइयों की बात करना। धन्यवाद। बस एक काफ़ी सटीक आपने एक उत्साहित करने वाली वो चर्चा की। अ, सर अब समाज की तरफ थोड़ा-सा चलते हैं। लोधी समाज के वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं, उस पे थोड़ी-सी चर्चा आपसे करना चाहेंगे। हमारे साथी श्यामदेव जी महाराज शायद कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। बोले बोले। श्यामदेव जी, हाँ जी। जी आप समाज सवाल पूछना चाहें गुरुजी से? मैं करता हूँ। अरे, 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 आप पूछे, निसंकोच पूछे, कोई बात हो जी। तो। स्वामी जी शायद डिस्कनेक्टेड हैं, तो मैं जारी रखूँगा चर्चा को। अ हम्म, अ, एक प्रश्न है कि जिस लोधी समाज का विकास जिस रफ्तार से हुआ है, अन्य समाजों की अपेक्षा वो उसकी जो दर है, वो कम है, विकास दर कम है और बड़े धीरे-धीरे हुआ है। क्षेत्रों में हुआ है लेकिन एक सर्वांगीण विकास नहीं हुआ। तो आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा प्रश्न आपका। इसको यूं देखने की चेष्टा करिए आप कि निसंदेह कभी भी नकारात्मक मत तो सोचिए। आधा से ज्यादा सम्मान तो हमारी नसों में और संस्कार में रहा, तो पंडित जी पांलागन कहते रहे। और उधर पंडितों को भी 50% इस बात का अधिकार था कि हम तो पंडित हैं ही, चाहे पढ़े या पढ़े, उन्हें सम्मान मिलता रहा। तो कुछ तो हमारी जो भूलें हुई संस्कारगत हुई। हम पढ़े लिखे नहीं थे, हमारा समाज बहुत बैकवर्ड था, खेतिहर थे। यहाँ तक कि हमने अपनी रसोई की मालकियत भी हम जब छोटे थे वो पंडितों के हाथ में थी। रसोई हमारी बनती थी
और रसोई का मालिक वो होता था, हम चुपचाप देखते थे। तो जो अंधविश्वास ब्राह्मण कांड ने बैकवर्ड जातियों पर जो लादे और उनकी वजह से वो जो लेते रहे उसमें हम लोग बुरी तरह से पिसते रहे। हेलो। मैं सुना बोल जी। हाँ, अब जैसे उनकी कन्या की शादी हुई, सारे बैकवर्ड सोचने लगे कि पंडित जी की क्या सेवा करोगे। कोई सब्जी ले गया, कोई गेहूं ले गया, कोई घी ले गया और दुनिया भर की। और रात का वक्त आया तो पंडित जी के पैर भी दाब रहे हैं कि आप थक गए हुए, आप कहीं मन जाओ। और खूब रोए पीटे और पंडित जी की कन्या की शादी बिल्कुल बिना पैसे हो गई। ठीक, हमारे यहाँ वो पंडिताई करने आया, दूल्हा के बाद में पहला तिलक उसने अपने माथे पे लगवाया, अपने पैर छुपाए, है ना। और एक एक शादी उनकी आजकल तो 10-10 हजार की पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सब क्या था, बहुत बैकवर्डनेस थी। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि एकदम जो आंदोलन हुआ, पहले तो इस लोधी शब्द को कहने में ही लोग आपत्ति करते थे, आपने देखा। आज आपके व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर लोधी शब्द भरा पड़ा है, तो वो तो झिझक निकाल दी लोधियों ने। हर लड़का लिख रहा है लोधी फलाना, लोधी ठिकाना। लोधी तो इसमें तो कोई नहीं, चारों ओर सर्राटा हो गया। दूसरा, सबसे ज्यादा जो इस समय वर्तमान में गति दी है वो वास्तव में लक्ष्य ने दी है। लक्ष्य ने जो शाखा है अपनी बाहिर प्रांति, लक्ष्य से आदमी इतना जुड़ रहा है सिर्फ इसलिए कि हम नए लोगों को देखें। हम कहीं जाते हैं तो 10-20 लोग हमारे संग में जाते हैं, केवल इसी यही तमाशा देखने के लिए। और उस आदमी ने, अमरपाल ने, दूसरे लेसन दिए। इस कोरोना पीरियड में कोई ऐसा हुआ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, इतनी मेहनत ज्योग्राफी पर, है ना, इतिहास पर, हिंदी पर, अर्थशास्त्र पर, आजकल दर्शन शास्त्र पर, वो गजब। और अन्य जातियों के भी लोग उनको सुन रहे हैं। तो जहां मैंने बताया ना कि कहीं कुछ आप पर है, अगर पानी है तो मटका फूटेगा तो पानी फैलेगा। अगर कूड़े और बजत रहो तो पहले कुछ ऐसे मटकाए जो कूड़े बजत रहे कुछ था नहीं। अब दूसरा जो भ्रम है जो मैंने अपने महाकाव्य में खोला है, ये लोध शब्द जो है ऐसा वैसा नहीं है। लो माने लोक और धमाने धर्म। तो लोक धर्म को धारण करने वाला ही लोधी होता है। जो लोक धर्म को धारण करता है वो लोधी है। और इस जाति ने अपने लोक धर्म को धारण किया है। वास्तव में गर्व है, कम लोध है या हम लोधी हैं, तो इसमें कोई शक नहीं। बहुत हो अब कुछ जो थोड़ी सांस्कारिक अभी भी कुछ मूलभूत जो हैं, जहां जहां अज्ञान है, अशिक्षा है, आज वो पिछड़ापन है। आप देख लीजिए कि आज जिस घर में 10वें तक भी लड़की पढ़ गई है, उसको चाय बाहर नहीं बनवानी, वो लड़की चाय भी बना के देगी, कुर्सी मूड़ा भी झाड़ के रखेगी। तो वुमेन एजुकेशन बहुत जरूरी है इस जात में, वुमेन एजुकेशन। और वो एजुकेशन आ गया है, अब लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं। अब आपने देखा होगा वो जो एक आंतहीनता थी वो निकल गई है। अब रहा ये कि लेकिन अभी बहुत कुछ सीखना है और वो आप उनसे घृणा करके नहीं सीख पाएंगे। श्याम जी, अगर कुछ सीखना है तो उनके साथ रहिए, उनको देखिए, बहुत कुछ सीखने को मिलता है सवर्ण समाज से आज भी। तो हमें सीखने की चेष्टा करें, घृणा की दृष्टि से न देखें। और वैसे ये कि आपके हर पटल पर इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में और सेवा संस्थानों में और एजुकेशन में, मैं तो समझता हूँ आपके इस समय 3 कमिश्नर हैं और 10-15 डीएम भी हैं, कुछ पुलिस में भी, और इंजीनियर तो बहुत है। तो सब लोग पहुंच रहे हैं। मनोबल गिराने की जरूरी, सकारात्मक सोचिए, मत कहिए कम पिछड़े, ठीक है ना। हम आगे हैं और आगे जाएंगे, किसी से कम नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ है, तुम 2 श्लोक जानते हो, हम 4 श्लोक जानते हैं, ठीक है ना। ये भावना होनी चाहिए। तुमने कलकत्ता देखा, तुमने हैदराबाद भी देखा, ये भावना होनी चाहिए। और आपस में जो सौहार्द है, इस जाति की एक ही तो विशेषता है, वो ये कि जो लोधी का नहीं विरोधी, वो काहे का असली लोधी, है ना। लोधी
करता है कि अगर सामने में कोई गलती है तो हमने सामने कान पकड़ के खींच देंगे, बताएंगे, ये है बड़प्पन। लेकिन इसका अर्थ ये तो नहीं कि हम उनकी बाहर बुराई करें। सबसे बात यह, कभी भी अपने समाज की, अपने आदमी की बाहर बुराई मत करिए जानते हुए भी। ये बात और निकल जाए। अब आप देखना, मेरी पहुंच है कि हम दुनिया भर का उद्यम कर रहे हैं। एक जगह धक्का लगाने की जरूरत है। एक जगह 3 मान लीजिए विधायक जात के खड़े हो गए। अब हम बुद्धिजीवियों का कर्तव्य, आप पड़े तो पैरवी छुए, शिष्टमंडल जाए, और किसी तरह से भाई 2 लोग तुम बैठ कर, संख्या और बढ़ जाएगी। तो ये नहीं हो पा रहा। अब हमारे ऊपर के लोग थे, उमा भारती और कल्याण सिंह, ठीक है ना, अब थोड़ा सा न करें। चलिए, ऐतिहासिक पुरुष हैं, ऐतिहासिक पुरुष हैं, स्वीकार कर रहे हैं, जात के गौरव रहे, इतिहास से नाम जुड़ा। लेकिन जे खुल करके अपने नाम के पीछे लोधी अगर लिखी होती, जैसे शिव गणेश लोधी ने लिखा था, आज बहुत आगे लोधी शब्द बढ़ गया होता। तो ये कुछ कर नहीं पाए। जो मुलायम सिंह ने किया कि एकदम हीरो के कहां से कहां पहुंचा दिया, ये कुछ कर नहीं पाए, और कर पाए थोड़ी सी सीमाएं हैं, तो थोड़ा सा शॉर्ट में अपन कर लें। और अभी आप अगला प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है कि समाज में इस समय बहुत सारे संगठनों की एक बाढ़ सी आई हुई है। संगठन बना के लोधी समाज की सेवा करना चाहता है। तो ये आपकी दृष्टि में सकारात्मक है या नकारात्मक समाज की दृष्टि से? देखिए, पद के लिए कोई पदाधिकारी बनता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। पद 2 तरह के होते हैं। एक तो आदमी अध्यक्ष बन के या कोई पद लेकर के कुर्सी पर बैठ गया। एक होता है भीतर का मानवीय पद। अगर आपका मानवीय पद स्वचालित है, उस पद से आप ज्यादा सेवा कर सकते हो, ऊपर के पद से नहीं। तो आजकल जो दौड़ धूप चल रही है, तो किसी ने अवंतीबाई संगठन कर लिया, किसी ने अखिल भारतीय लोधी राजपूत, इतने संगठन व्हाट्सएप पे आते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं कौन क्या है। और अपने 10-5 गुर्गे बुला लिए इधर उधर के, और माला डाल ली, माल्यार्पण शाल्यार्पण हो गया, और सब घोषित हो गए कि ये अच्छा। अब कहीं पद के अनुसार कोई कृत्य तो दिखाई दे, वो कहीं नहीं दिखाई देता। पदाधिकारी बहुत दिखाई देते हैं, और ये प्रथा गलत है, ठीक है ना। सेवा जिसे करनी है वो कहीं से भी कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसके लिए पद हो। जो मेरे पास कौन सा पद है, मैंने साहित्यिक सेवा किया, बता दीजिए। अब उन्होंने जबरदस्ती मुझे डायरेक्टर बना दिया, लक्ष्य का मार्गदर्शक, ठीक है ना। तो मैं अपने जो समझता हूं उनको दिशा निर्देशन कर देता हूं, और मैंने हाथ जोड़ लिए कि इसको पद मानना, ये सिर्फ बना दिया है। एक शुभचिंतक के नाते मैं दिशा निर्देशन करता रहूंगा, ठीक है ना। मैंने जो भी साहित्य में कृत्य किया, मैंने कौन से पद से किया, अपने भीतर के पद से ही तो किया। आप जो भी कर रहे हैं, आपने एक वंदना लिखी लोधी जात की, अमर वंदना हो गई, बहुत बढ़िया लगा। आपने वो कौन सा पद था, भीतर का पद था, अमर हो गए, कोई रिवार्ड नहीं मिले, क्या जरूरत है। चलिए, आपको जो 11,000 दे देगी उसकी कोई कीमत है, क्या कीमत है। किसी चीज को सम्मान, भीतर की चीज को भीतर का सम्मान मिल जाए, ये बहुत बड़ी चीज है। लता मंगेशकर को कोई भारत रत्न दे, क्या सोने पे यार पीतल चढ़ाओगे। तो वो वाली बात है कि सेवक को, है ना, सेवक को सेवा करने का मौका मिल जाए और तदनुरूप उसका परिणाम भी आ जाए, उसके लिए कोई पुरस्कार की जरूरत नहीं। और मैं दूसरी बात बताऊं कि पुरस्कार कभी प्रार्थना पत्रों से नहीं मांगे जाते। पुरस्कार तो अपने पैरों से पुरुषार्थी के पास स्वयं चल करके आते हैं। ध्यान रखना है, बिल्कुल ध्यान। काफी चर्चा हो गई। आपसे चंद पंक्तियां जो आपके मन में आ रही हो, अगर आपका मन हो आपका तो सुना दे दर्शकों को, तथा अपन चर्चा जारी रखें। जैसा आप आपकी पसंद की 4 लाइनें हो तो आप सुना दें। चलिए, चालाने देख लीजिए, एक छंद में सुनाई देता हूँ। चलते चलते, ये बड़ा फिलोसफिकल छंद है, बहुत चर्चित हुआ।
क्योंकि देखो, मैं कहता जाऊंगा, आप समझते जाएंगे कि दिखने में कितना है सौम्य लहरों का खेल। दिखने में कितना है सौम्य लहरों का खेल, किंतु है खेल खेलने के बाद पानी है। फिलॉसफी इसमें यह है कि लहरें, ये नाम रूप है, लहरें हैं नहीं, ये पानी है। हवा चल रही है इसलिए लहरें इनका नाम पड़ गया है, लहर नाम की कोई चीज नहीं। इसी तरह से नाइदर निर्दोषी नॉर यू, वी ऑल आर द वेव्स ऑफ वाटर, नथिंग। ये जो नाम है ना, निर्दोषी के लहर है, आपका नाम भी एक लहर है, बूंद पे सब आत्मा है। तो दिखने में कितना है सौम्य लहरों का खेल, किंतु है खेल खेलने के बाद पानी है। और भोले भोले फूल जो कि बांट रहे रंग रूप, रूप नहीं। फिर सुनिए कि दिखने में कितना है सौम्य लहरों का खेल, किंतु है खेल खेलने के बाद पानी है। और भोले के बांट रहे रंग रूप, रूप नहीं। धूप की विशुद्ध मेहरबानी है। और बड़ा बड़ा दिखता है सामने खड़ा जो वृक्ष, एक नन्ना बीज सारे वृक्ष की कहानी है। दोनों छोर बस इतने है यार, एक सांस आनी है और एक सांस जानी। बस यही जीवन का दर्शन है। ठीक है, चलिए, मुझे बड़ा खुशी हुई आपके सामने आने में, कि आपने इतना मुझे सम्मान दिया। मेरी ओर से आपकी टीम के सभी पदाधिकारियों को। गुरु जी, अभी अभी आप समाप्त नहीं, अभी दो बिल्कुल दादाजी अंतिम दो दो क्वेश्चन। हाँ, प्रश्न पूछ। जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, शायद कुछ प्रश्न रह गए थे उनके। इस बीच में मैं आपसे एक आखिरी आखिरी प्रश्न जानना चाहूंगा कि अभी लोधी समाज में एक मांग उठ रही है कि एक समाज, एक संविधान, एक संगठन। एक समाज, एक संविधान और एक संगठन। तो ये आपका क्या विचार है? ये होना चाहिए जिससे कि समाज एक सर्वांगीण विकास की तरफ और एक छत्र किसी से बड़ी संगठन के माध्यम से विकास की दिशा में चले। देखिए आचार्य जी, मेरा जो मानना है मूलभूत, और जहां तक मेरे चिंतना की उड़ान है, मैं यही कहना चाहूंगा कि धारा अगर पर्वत से जुड़ के निकली है तो समुद्र तक पहुंचेगी। धारा अगर पर्वत से निकली है तो अपने रास्ता बनाते हुए समुद्र तक पहुंच जाएगी। ये धारा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जहां क्षुद्र जल स्रोतों से कोई धारा बनाना चाहे तो बड़ा मुश्किल है। विचार बहुत अच्छा है, लेकिन दृष्टि में और सृष्टि में, तथ्य में और तथ्य में, चाह में और राह में, शब्द में और अर्थ में, आदर्श और यथार्थ में अंतर नहीं होना चाहिए। आदर्श है तो यथार्थ के लिए उसे जियो, आदर्श को काम में लाओ। ठीक है ना? दर्पण में आपका सही समर्पण होना चाहिए। तो विचार बहुत अच्छा है, लेकिन विचार के अनुकूल चलने वाली जो प्रक्रिया वो सही है तो विचार अच्छा, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। और एक गुण दूसरे गुण को जन्म देता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ठीक है ना? आप एक गुण कोई अपने में डाल लीजिए, एक गुण डाल दीजिए कि हम प्रातः 5 बजे जगेंगे, तो एक गुण की शाखाएं अच्छाई में फूटेंगी, और एक बुरा बीज बोल लीजिए अपने भीतर कि हम शराब पिएंगे, उसकी शाखाएं बुरी फूटती जाएगी। आप शराब पिएंगे, दौली मांगेंगे, प्याज मांगेंगे, नमक मिर्च मांगेंगे, मुर्गा मांगेंगे, लोगों को गालियां देंगे, पिट गए तो जेल में पहुंचेंगे, पूरे परिवार का नाश होगा। ये, और परिवार का नाश होगा तो समाज का विघटन होगा। तो एक गुण के सहारे आप चलिए। एक, मैं तो ये कहता हूं कि घर से एक बच्चे को जो निकालो, घर से एक धारा फोड़ो, एक बच्चे को आगे बढ़ाइए, किसी एक धारा फोड़िए,
एक धारा के फूकते देखिए परिवार कितना आपके पीछे पीछे भागेगा, परिवार भागेगा तो समाज भागेगा, और समाज आगे चलेगा तो उसका नाम भी आगे चलेगा। मेरी बात समझिए, बड़ी मैं वैज्ञानिक बात कह रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ, तो ये इस ढांचे का ये आधार है तो बड़ा आधार है। अब मान लीजिए आपने कल्पना तो बहुत अच्छी कर ली, ठीक है ना, और आधार कुछ है ही नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, एक इसका एक दार्शनिक श्रेणी है कि पहले सबसे बात आता है भीतर फिलॉसफी, विचार, विचार के बाद संकल्प आना चाहिए, और संकल्प के बाद कहाँ ऐसा करेंगे फिर बुद्धि आती है, तर्क वितर्क क्या हम सफल हो जाएंगे। उसके बाद मन आता है, अगर मन नहीं है तो आपकी सारी बातें खत्म, और मन भी है उसके बाद तो साधन आता है कि आप पर इतना साधन है कि फैक्ट्री लगा लोगे, और साधन भी सही है तो उसके ऊपर ईश्वर की कृपा आती है, और जब ये सीधी को छत मिल जाएगी। तो गुरुवर आपका क्या मानना है, क्या लोधी समाज के पास ये सब चीजें हैं, मनस्थिति है उसकी ये सब कर पाने की? हाँ, पाएंगे? पृथ्वी, यस यस, पृथ्वी में पानी है लेकिन वहां पर बर्मा नहीं पहुंच रहा है। पानी तो है, बर्मा घुमाइए ना, और बिल्कुल जब बिल्कुल। बर्मा, और जब बर्मा घूमता है तो इतना ध्यान रहे, हेलो, बर्मा घूमता है तो कई लेयर काटने पड़ते हैं, कई लेयर, कहीं पूता मिट्टी, कहीं पड़ुआ मिट्टी, कहीं, उसके बाद एक आती है धौर, कंक्रीट। जब बर्मा उसको फोड़ देता है पानी आ जाता है। तो वो धौर जो है वो बहुत बुरी चीज है। हमारे भीतर भी धौर है, मोह की, लालच की, लोभ की। जब तक वो नहीं फूटेगी तब तक पानी नहीं आएगा, तो आत्मा की सतह तक हम आपको नहीं पहुंच। कितनी दूर दिखता है ये बर्मा? है, उस कितनी दूर ये बर्मा जो आपका जाना है तल तक, जहाँ पे पानी हो, अमृत धारा निकले, वहाँ पे आप बताइएगा। हेलो। मैं अपनी बात तो कर, मैं अपनी बात कर, मैं समाज की बात नहीं कर। हेलो, जी सुन हेलो, रहा हूँ मैं। जी जी। जी हमारा एक समय आप क्वेश्चन। हेलो। तो गुरुजी आप सुन पा करता रहे हूं हैं? कि मैंने तो धौर तोड़ दी, जी जी बोलिए। धौर तो है जी। आप तो ठीक है ना, तो बच्चे साथ में रात बोले, में। आप गुरुजी अब आप चालू रखें आप। हाँ, मैं तो बैठा हूँ आपके सामने। नहीं आप खत्म करें। आपको और कुछ पूछना है आपको? एक बात जानना चाहता था कि हाँ स्वामी आपके जी। आपने जो काव्य श्रृंखला जो शुरू हुई, कहाँ से और कब कब आपके मन में ये आया कि मैं ये लिखूं? कब, कहाँ से, मतलब आपकी शुरुआत हुई? हाँ, ये लिखना तो मैं समझता हूँ 12वीं कक्षा में मैं अच्छा लिखने लगा था। 12वीं कक्षा में, संस्कार तो मेरे साथ थे ही, तो 12वीं कक्षा में वेन आई वाज द स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट इन पालीवाल इंटर कॉलेज शुकाबाद, देन आई रोट ए पोइट्री एंड दैट वाज प्रिंटेड इन दैट मैगजीन, मैगजीन में, और मैं डिबेट का सेक्रेटरी भी हुआ करता था उस समय। तो मैं मंच पे ही आ गया था कक्षा 12 में, और लिखना पड़ा, और बीए तक तो मैं अच्छी तरह गूंजने लगा था। ठीक है ना ये? दादा एक चीज और बताएंगे हाँ, कि ये लास्ट जी लास्ट। क्वेश्चन पूछिए, हाँ टाइम ज्यादा होगा। जी जी कि अभी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे पोइट, बहुत सारे कवियों का अभी चलन चला है, वो गीत लिख रहे हैं। तो एक अगर मैं स्वामी ब्रह्मानंद जी की फिल्म को छोड़ दूं जिसमें आपने एक गीत लिख करके दिया,
उसके हम्म। अलावा कभी आपका मन किया कि मुझे फिल्म लाइन में भी लिखना चाहिए, और अभी जो स्तर है गीतों का उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल दीजिए बस। देखिए ऐसा है कि वो जो गीत था बंधा हुआ गीत था स्वामी ब्रह्मानंद पर। अब जो फिल्मों के लिए सबसे पहली चीज तो आप भी जानते हैं सिचुएशन, ठीक है ना। सिचुएशन सामने जब लेखक के आती है ना, अब इतना तो समझ में आ गया है कि फिल्मी गीतों का जो रुझान होता है वो किस तरह का होता है। हर एक नहीं लिख पाते, क्योंकि उसमें सरलता भी चाहिए, मधुरता भी चाहिए, श्रृंगार भी चाहिए, और वो लोकेशन भी चाहिए, नायक नायिका क्या कहना चाहते हैं, सारी बात, ठीक है ना। अब नीरज जी कहा करते थे कि कोई जरूरी नहीं है, राधा ने मारा जब भी शाम की मैंने चोरी नरिया तेरे नाम की, इसमें मुझसे उन्होंने बोले कि 17 बार संशोधन करवाया। अब ये उनका नीरज जी का गीत था कि शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब। तो नीरज जी ने बताया कि मैं ऐसा नहीं था, मेरी पंक्ति थी कि चांदनी में घोला जाए फूलों का शबाब, लेकिन वो दृश्य जो है वो दिन का था। देवानंद ने वो बात पकड़ ली, उन्होंने कहा नीरज जी नहीं, चांदनी शब्द हटाइए, अब चांदनी की जगह शोखियों में लाए। तो मेरा मतलब है प्रयास किया जाए, और उसके लिए ये भी आप कि जैसे आप जैसा कोई डायरेक्टर हो और कोई हो, अपनापन भी जरूरी है, जुगाड़ भी जरूरी, आधार भी जरूरी है, धक्का भी जरूरी है। कौन कैसे पूछ रहा है। मेरे यहाँ का एक असिस्टेंट डायरेक्टर था दोनेरिया, वो जिंदा लौट के नहीं आया सिरसागर, लेकिन उसने इतना किया कि 2 कप सम्मेलन मुझे बम्बई के उसने दिलवाए, भटक गया। तो सवाल ये कि दोनों चीजें मिल जाए, आपकी वहां चल भी रही हो और हमारा भी गीत वहां चल जाए, ये सोने में सुगंध, ठीक है ना, ये बिल्कुल हकीकत है ये। बिल्कुल अच्छा सही मैं बात है। आपको फिल्म इंडस्ट्री जो वाली चलती है, हम्म, और उसमें कई कलाकार बेचारे जो नए कलाकार होते हैं वो तो बिल्कुल ही पिस जाते हैं। ये आपने बिल्कुल सत्य बात कही है। मैंने देखा है। हम्म, अब कार्यक्रम समापन की ओर हम जा रहे हैं, और हमारे जो जागृति समाज ग्रुप के जो एडमिन है हमारे विजय भैया हैं, मैं हम्म। उनसे निवेदन करूंगा कि वो कार्यक्रम का आभार प्रकट करें, सामने आए, दादा का आभार प्रकट करें। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, चरण वंदन कि आप जागरूक समाज मंच पे आए और मंच की शोभा को बढ़ाया। तथा गुरुजी, मेरा एक छोटा सा एक क्वेश्चन मेरी ओर से था गुरुजी, कि हम्म। आपने जीवन रूपी यात्रा में बहुत से खट्टे एवं मीठे अनुभव की अनुभूति की होगी। आपके हम्म। मन में हमारे समाज के लिए क्या परिकल्पना है, या आप हमारे समाज को कैसा देखना चाहते हैं, तथा इस परिकल्पना को साकार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, समाज शास्त्र कहता है समम जंती जन अस्मेदित समाज है, अर्थात जहां लोग मिल के एक गति से एक चाल चलते उसी का नाम समाज है। डॉक्टर मेकन जी कहता है कि समाज मनुष्यों की एकता की सामान्य विधि है। तो जो लोगों ने एक समाज को बताया है, और जो कुछ भी बताया हमारे ऊपर ही निर्भर है। देखिए, हमें सबसे पहले अपने परिवार को ही एक देश मानना पड़ेगा, एक राष्ट्र मानना पड़ेगा, देश नहीं बल्कि प्रगति का बेस मानना पड़ेगा। हमें यहां से अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। अगर हम बाहर अच्छे बने रहे और हमारे परिवार में हम पिटते रहे, या हमारा परिवार छिन्न भिन्न होता रहे, इसलिए समाज की रचना के लिए पारिवारिक रचना का बहुत जरूरी है। और पारिवारिक रचना के लिए बड़े बूढ़ों का सम्मान, छोटों के प्रति स्नेह और प्रगति की नई धारा देना और सहनशीलता बहुत जरूरी है। और चलते चलते मैं ये कहना चाहूंगा कि विनम्रता सभी संपत्तियों की जड़ है। जिस घर में जिस व्यक्ति में विनम्रता है, उसकी शाखाएं हमेशा समाज को शीतलता देती हैं। और जहां व्यक्ति के भीतर से विनम्रता चली जाए, परिवार के भीतर से विनम्रता चली जाए, समाज के भीतर से विनम्रता चली जाए, तो राष्ट्र भी विनम्रता विहीन हो जाता है। इसलिए इस विनम्रता पर बहुत जी बहुत जी धन्यवाद। आप जी लोगों गुरुजी, ने
गुरुजी आपका बहुत बहुत आभार तथा धन्यवाद कि आप जागरूक समाज के फेसबुक लाइव कार्यक्रम मुलाकात एवं संवाद श्रृंखला में पधारे तथा जागरूक समाज के 1.5 लाख के सदस्यों तथा समाज का मार्गदर्शन किया तथा आपने पूछे गए सही सवालों का स्पष्ट सटीक और सरल भाषा में जवाब दिया। इसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं देखिए, धन्यवाद आपको भी है और धन्यवाद हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर रंजीत राजपूत को भी है कि अभी तक हमारा साथ दे रहे हमारी इसी सुरक्षा में, इसी व्यवस्था में। तो हम सबका एक मिला हुआ यंत्र है। ईश्वर करे इस यंत्र में मोबाइल पड़ता रहे, प्रेम का यंत्र आगे भी ऐसे ही चले और पुनः पुनः आप लोगों से जुड़ने का कहीं न कहीं मौका मिलेगा। आप सब लोगों को मेरा विनम्र नमस्कार। इसके साथ ही में जागरूक समाज की ओर से हमारे जागरूक समाज के सभी मेंबरों का, मॉडरेटर का, सब मॉडरेटर का, 1.5 लाख सदस्यों का, अखिल मोदी महासभा का, लक्ष्य का, छूलो आचरण किसने रोका है, आलोक आदि सभी संगठनों का जिन्होंने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में इस कार्य को सफल बनाने के लिए हमारा सहयोग किया तथा शुभकामनाएं दी। आशा है कि आप इसी तरह जागरूक समाज ग्रुप के कार्यक्रम मुलाकात एवं संवाद जो प्रत्येक रविवार सुबह 10 बजे होता है तथा लोधी कला मंच प्रत्येक दिन रात 9:30 बजे शनिवार को छोड़कर अपना प्यार, आशीर्वाद तथा सहयोग हमेशा बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत, जय अवंती, जय लोधी सर।